नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में हमारे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद को शुरू किया था। उस वीडियो में हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। उसको हमने एज ए इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं इसी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये टॉपिक हमें ये समझने में मदद करेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और जो खिलाफत है और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनलिज्म से क्या लेना देना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे राष्ट्रवाद को क्या हेल्प की, या खिलाफत क्या था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, इसके प्रोग्राम क्या थे, व्हाट वर द टेक्निक ऑफ दिस मूवमेंट। ये सब चीजें हम इस नए टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जैसा कि मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं बच्चों कि हम ये सारी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपनी नोटबुक में करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे सहयोग किया, इसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली बच्चों, इस युद्ध ने जो 1914 से लेकर 1919 तक लड़ा गया, लगभग 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, इसने पूरे विश्व की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया, या नई तरह की आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया, है ना। इट क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन द वर्ल्ड। इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध ने सभी सरकारों का जो इसमें शामिल थे, और हमारे देश में उस समय किसकी सरकार थी? ब्रिटिश की, इंग्लैंड की, जो सीधे सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इंग्लैंड की, भारत की जो सरकार थी, उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया, और ये डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने से, ठीक है, इसके इंक्रीज होने से सरकार को बहुत से लोन लेने पड़े, रक्षा व्यय से जो कर्जे लेने पड़े, उसकी वजह से सरकार टैक्सेशन में वृद्धि करेगी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कीमतों में, प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जरूरी चीजों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, जब युद्ध का समय था, तो कीमतें लगभग दुगनी, डबल रेट से बढ़ी। इसके बाद एक और चीज है जो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में गांवों में से, स्पेशली रूरल एरियाज में से, सेना के लिए जो हमारी आर्मी थी, है ना, उसके लिए सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती की गई, फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। आपकी इच्छा हो या ना हो, बट यू हैव टू ज्वाइन आर्मी। आपको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया जाएगा। ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट था, जो ये जबरदस्ती भर्ती थी, इससे ग्रामीण इलाकों में, है ना, जो रूरल एरियाज थे, वहां पर एक वाइड स्प्रेड एंगर, बहुत व्यापक गुस्सा था। लोग इससे नाराज थे, क्योंकि सेना में भर्ती होकर समुद्र पार जाके लड़ाई करना उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। एक और चीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, या आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव और ज्यादा प्रभावी हो गए, वो थी उस समय अधिकतर फसलें खराब हो जाती थी। क्रॉप्स वर फेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। फसलें खराब होने से
जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं फेमिन, से अकाल पड़ जाते थे। और उन अकाल के साथ साथ, है ना, ये जो अकाल थे इनके साथ साथ महामारी भी उस समय फैली हुई थी। ऐसा कहते हैं कि जो 1921 की सेंसस थी, 1921 की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इस फेमिन्स एंड एपिडेमिक्स की वजह से मारे गए। बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये भी एक संकट का समय था। लोगों को ये लगता था कि युद्ध के समाप्त होते ही सरकार कुछ रिलैक्सेशन, रियायतें देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं हमारे 1.1 सत्याग्रह के विचार पर। सत्याग्रह का विचार, और यही बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत वापिस आए। वापिस आए मतलब कहां से आए? अफ्रीका से। क्या किया था उन्होंने अफ्रीका में? अफ्रीका में उन्होंने एक रेसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और नस्ल भेद को समाप्त किया। ठीक है। गांधी जी ये कहते थे कि इस संघर्ष में जो नया तरीका मैंने इस्तेमाल किया वो सत्याग्रह था। और यही हमारा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह क्या था। इसको गांधी जी ने आगे डिफाइन किया कि सत्याग्रह में सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। वो कहते थे कि यदि आपका संघर्ष सच्चा है तो फिर आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट एनी फिजिकल फोर्स। आप बिना शारीरिक बल के, यानी अहिंसा के बल पर, है ना, नॉन वायलेंस से उस संघर्ष को जीत सकते हैं। अगर आपका संघर्ष सच्चा है, इफ द कोज वाज ट्रूथ, अगर यदि आपका संघर्ष उत्पीड़न के खिलाफ है ना, स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, तो आपको नीड नॉट एनी फिजिकल फोर्स, कोई शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा के बल पर भी सफल हो सकते हैं। ये सत्याग्रह था। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह कहा। उन्होंने आगे इसको और डिफाइन किया कि आप यदि हिंसा के द्वारा दबाव बना के जो ऑप्रेसर है, जो उत्पीड़क है या दूसरे लोग हैं, उनसे कोई बात मनवाएंगे तो वो सही नहीं है। उसकी जगह पे हमें अहिंसा के बल पर, नॉन वायलेंस से उसकी चेतना को झकझोरना है, उसके मस्तिष्क को, अंतर्मन को बदलना है। ठीक है। जो आपका शोषण कर रहा है उसकी आत्मा को बदलना है। ये सत्याग्रह है। ये गांधी जी ने बात कही। तो इसे हम लिखेंगे सत्याग्रह के विचार में कि आप सत्याग्रह से क्या समझते हैं। इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन और बनता है। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज कि बिफोर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से पहले, असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, ये ध्यान रखने वाली बात है, जिसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। उससे पहले गांधी जी ने छोटे छोटे सत्याग्रह के प्रयोग किए थे कि व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बिफोर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन से पहले किए गए सत्याग्रह के प्रयोग क्या थे। इस क्वेश्चन के उत्तर में, ये क्वेश्चन हमें बनाना है। इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसकी सपोर्ट में आंसर भी मिलेगा कि 1916 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। बिहार में एक जगह चंपारण, he traveled to चंपारण in support of farmers, है ना, वहां पर किसानों से दबाव में नील की खेती करवाई जाती थी
उसके खिलाफ जाकर इन्होंने सत्याग्रह किया और सफल रहे। इसी प्रकार 1917 में गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहां भी गांधी जी ने, वहां के जो किसान थे, वहां के किसान भी लगान नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? जो हमने अभी बात की इस टॉपिक में कि फेमिन्स एंड एपिडेमिक की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई थी और वो लगान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, वहां गांधी जी ने जाकर इनका लगान माफ करवाया। इसी तरह से 1918 में अहमदाबाद के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह क्यों किया था अहमदाबाद में? ये तो एक शहर है, कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ये तीनों गांधी जी के इनिशियल सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट्स थे, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह के प्रयोग थे। इस टॉपिक में से हमें ये 2 क्वेश्चन कवर करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रोलेट एक्ट की ओर। 1.2 रोलेट एक्ट। क्या था ये रोलेट एक्ट? यहां भी हमें प्रश्न उत्तर के रूप में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। इस टॉपिक में से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न यही बनता है कि रोलेट एक्ट क्या था? हम कह सकते हैं कि ये 1919 का एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार को किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए, विदाउट एनी ट्रायल, 2 साल तक के लिए जेल में रखने का अधिकार मिल गया। विदाउट एनी ट्रायल, गवर्नमेंट कैन डिटेन एनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर 2 years। ये इस कानून की वो धारा थी जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ। गांधी जी इस कानून के खिलाफ एक बड़ा सत्याग्रह चलाना चाहते थे। तो ये हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। रोलेट एक्ट आंदोलन क्या था, या इस पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोलेट एक्ट मूवमेंट। निर्णय हुआ कि सभी जगह हड़तालों के द्वारा 6 अप्रैल को यह मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। रेलवे में, डाकघर में, या आप कह सकते हैं दुकानों को बंद कर दिया गया। रेलवे और डाकघर के कर्मचारियों ने हड़तालें कर दी, संचार के साधनों को रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में सरकार ने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, सत्याग्रहियों को दबाने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस पे गोलियां चला दी। इससे आंदोलन और भड़क उठा। अमृतसर में सेना बुलानी पड़ी और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और अमृतसर की कमान जनरल डायर को सौंप दी गई। ये रोलेट एक्ट मूवमेंट था, सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन क्या इससे आंदोलन दब गया? क्या यह आंदोलन समाप्त हो गया? नहीं। यही इस टॉपिक से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उस पर भी हमें एक शॉर्ट नोट करना है। क्या था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? क्यों इसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन पंजाब के अमृतसर में बहुत से ग्रामीण मेले के अंदर इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर वहां आया। इस बाग में से निकलने का एक बहुत ही संकड़ा सा रास्ता था। ठीक है, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। ही ब्लॉक्ड दैट एग्जिट पॉइंट। उसने उस रास्ते को रोक दिया एंड ओपन फायर टू द क्राउड। भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।
सैकड़ों लोग मारे गए। ये बहुत ही नृशंस हत्याकांड था। इसका पूरे देश में जबरदस्त रिएक्शन हुआ। स्थिति खराब होती जा रही थी, आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। और गांधी जी ने, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, सत्याग्रह में अहिंसा का, नॉन वायलेंस का सपोर्ट किया था। तो ये देखते हुए, सीइंग द सिचुएशन ऑफ वायलेंस, गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो रोलेट एक्ट मूवमेंट था वो हालांकि बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, गांवों में ज्यादा ये नहीं फैला था। तो गांधी जी को लगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है। हिंदू मुस्लिम एकता, इसके लिए उन्हें एक अवसर भी मिला, और वो अवसर था खिलाफत मूवमेंट के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है इसी टॉपिक में से, खिलाफत मूवमेंट क्या था? व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की पराजय हुई थी, हार हुई थी। मुस्लिमों का आध्यात्मिक नेता खलीफा, और कहां का सम्राट था? तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का। ऐसी अफवाह थी कि मित्र राष्ट्र इनके साथ भी बहुत कठोर संधि करने जा रहे हैं। इसलिए भारत में तुर्की के खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी, और ये खिलाफत कमेटी बनाई थी अली बंधुओं ने। अली बंधु थे दो भाई, बड़े यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इसीलिए इनको अली बंधु भी कहा जाता है। इन्होंने बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई। क्यों बनाई थी? तुर्की के खलीफा की सपोर्ट में। क्या जरूरत थी तुर्की के खलीफा को इनकी सपोर्ट की? क्योंकि वो मुस्लिमों का धार्मिक आध्यात्मिक गुरु था, स्पिरिचुअल हेड था। तो ये सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में भारत में खिलाफत मूवमेंट चला। ये था खिलाफत मूवमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये भी एक छोटा प्रश्न बनता है, हु फॉर्म द खिलाफत कमेटी? तो आप इसमें उत्तर में लिखेंगे अली ब्रदर्स, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई की परीक्षा में आया है। इस तरह से हमें सभी छोटे छोटे प्रश्न भी साथ में तैयार करने हैं। अब इन्होंने गांधी जी से चर्चा शुरू की। सितंबर 1919 के कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को इस खिलाफत कमेटी के समर्थन के लिए और स्वराज के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए तैयार किया। तो ये हमारा 1.2 रोलेट एक्ट टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक 1.3। असहयोग ही क्यों? वाई नॉन कोऑपरेशन? असहयोग ही क्यों? यहां एक छोटा प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग करने का निर्णय क्यों किया? वाई गांधी जी हैज डिसाइडेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट? ये जो प्रश्न है, इसके उत्तर में हमें लिखना है कि गांधी जी का यह मानना था, उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक 1909 में हिंद स्वराज में ये विचार लिखे। हिंद स्वराज, दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हु वाज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज? गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का भारत में जो साम्राज्य है वो भारतीयों के सहयोग पर ही
टिका हुआ है, तो हमें अपना सहयोग वापस ले लेना चाहिए। वो कहते थे कि इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट तो ब्रिटिश एम्पायर विल कोलैप्स इन 1 ईयर। 1 साल में ये साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ये गांधी जी के विचार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो असहयोग था इसके कार्यक्रम क्या थे? व्हाट आर द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये और क्वेश्चन बनता है इसमें से। मतलब असहयोग करें कैसे? ये शब्द तो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, कैसे करें? गांधी जी ने इसके 3 चरण। सबसे पहले हमें ब्रिटिश सरकार ने जो भी पदवियां दी हैं, वो लोग पदवियां देते थे, टाइटल्स देते थे, उनको सरेंडर कर देना चाहिए, इन पदवियों को लौटा देना चाहिए। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरे हिंद दी हुई थी, लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड उपाधि दी हुई थी, वो लौटा दी। क्यों? क्योंकि हमें आपसे कोई संबंध नहीं रखना। तो ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन कोऑपरेशन। स्टेप उन्होंने कहा कि हमें सभी सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। सभी नागरिक सेवाओं का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। जैसे कि हम सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी कॉलेजेस का बहिष्कार करेंगे, रेलवे का बहिष्कार करेंगे, डाक सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि हम विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे। मतलब जो चुनाव होते हैं उसमें भी हिस्सा नहीं लेंगे। ये बहिष्कार दूसरा कदम था। इस पे बात अभी फिर विस्तार से करेंगे, है ना। वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑन बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो ये कहते थे कि अगर इसके बाद सरकार दमन करे, सरकार इस आंदोलन के खिलाफ जाए, तो हमें थर्ड स्टेप के रूप में एक बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना है। उसके बाद हम कानूनों का पालन नहीं करेंगे। पहले हम ये 2 कदम करेंगे, फिर ये तीसरा। ये दीज आर द 3 स्टेप्स, और यू कैन से द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं विधान परिषदों के बहिष्कार की। जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषदों का बहिष्कार था, उस पर कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसा मानते थे कि हमें ये बहिष्कार नहीं करना चाहिए। हमें विधान परिषदों में चुनावों में भाग लेना चाहिए और सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो काफी बहस होती रही, लगभग 3 महीने आप कह सकते हैं। सितंबर में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, वहां से लेकर दिसंबर तक इस पे चर्चा होती रही। और उसके बाद काफी चर्चा के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस की कार्य समिति ने, द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, अप्रूव्ड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कांग्रेस ने स्वीकृति दी, स्वीकार किया, अप्रूवल दी। ये भी एक छोटा प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था। जब स्वीकृति मिल गई, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि अब एक बड़ा मूवमेंट चलाना है, तो फिर गांधी जी ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में क्या हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका प्रभाव कैसा रहा, सरकार का इसके प्रति क्या एटीट्यूड था, ये सब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो सभी अपनी नोटबुक में लिखें, तभी आपको ये चैप्टर, इसकी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगी। धन्यवाद।